सो स्टूडेंट्स, जो आज आपका फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक है वो है जी वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये बोर्ड के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा आ चुका है और मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है। ये ऑलमोस्ट जो है 40% से 50% जो है वो बेस करता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वाले टॉपिक के अंदर, क्योंकि इसके अंदर आपने बेसिकली सबसे पहले वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ही कैलकुलेट करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कुछ आपको इस तरह का आएगा कि हाउ कैन यू ऐड टू वेक्टर्स यूजिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, यानी आपके पास दो वेक्टर हैं, आपने उनको ऐड तो करना है, लेकिन क्या यूज़ करके ऐड करना है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स यूज़ करके ऐड करना है। सो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपने एज इट इज़ अटेम्प्ट करना है। क्लियर? इस लेक्चर के या इस सारे चैप्टर के नोट जो है वो इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 के ख़त्म होते ही आपको अवेलेबल हो जाएंगे जब आप शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की डेफिनेशन सबसे पहले लिखनी है, जैसा कि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं लास्ट टॉपिक के अंदर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। ऐसे कंपोनेंट्स जो कि आपस में परपेंडिकुलर हों उनको आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। और किसी भी वेक्टर के प्लेन के अंदर चूंकि 2 एक्सिस होते हैं, इसलिए किसी भी वेक्टर के प्लेन के अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं। सो आगे एक्सप्लेनेशन है। फर्ज करें आपके पास 2 वेक्टर हैं कुछ इस तरह ए और बी, और आपने उनको ऐड करना है। सिंपल आप हेड टू टेल रूल की मदद से इनको ऐड करके लिख सकते हैं कि r इज इक्वल टू a प्लस बी। लेकिन अब आपने ए और बी को ऐड करना है ए और बी के कंपोनेंट्स को यूज़ करके, ना कि सिंपल ए और बी लिखना है, यानी वेक्टर यूज़ नहीं करने, आपने वेक्टर के कंपोनेंट्स कैलकुलेट करने हैं और उन्हीं कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए आपने इन वेक्टर्स को ऐड करना है। सिंपल इस क्वेश्चन के भी 5 स्टेप्स हैं, आपने 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं और उन 5 स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम वेक्टर को ऐड करेंगे उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को यूज़ करके। सो स्टेप नंबर 1 यह है कि आप फर्स्ट वेक्टर को एज इट इज़ ड्रॉ करें। क्लियर? नाउ सेकंड वेक्टर को आपने इस तरह ऐड करना है कि उसकी टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ कोइंसाइड कर दे विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन लाइक हियर। सो थर्ड वेक्टर एक ड्रॉ करें स्टार्टिंग फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर अप टू द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर, जो कि इन दोनों के रिजल्टेंट को शो करेगा। क्लियर? ये बेसिकली हेड टू टेल रूल वाला ही मेथड है। सो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 के अंदर हेड टू टेल रूल ही आपने अप्लाई करना है कि दोनों वेक्टर्स को आपने ऐड करना है। अब आपने r इज इक्वल टू a प्लस बी नहीं लिखना, बल्कि हमने r कैलकुलेट तो करना है, लेकिन a और b को यूज़ करके नहीं, a और b के कंपोनेंट्स को यूज़ करके आपने कैलकुलेट करना है। सो आपको थोड़ा सा आइडिया आ चुका होगा कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल r और a और b के कंपोनेंट्स कैलकुलेट करने हैं। सो स्टेप नंबर 2 ये है कि आपने सबसे पहले वेक्टर a, b और r तीनों के हेड से एक आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं एक्स एक्सिस के ऊपर। इस तरह ए के हेड से भी आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और बी के हेड से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, जो कि एक्स एक्सिस को किसी एक पॉइंट पे लाई करेगा। चूँकि आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वाला लास्ट टॉपिक जो है वो पढ़ चुके हैं, दैट्स वाई आपको ये समझने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी कि जहाँ आपके ए वेक्टर का परपेंडिकुलर कट ऑफ करता है एक्स एक्सिस को, जहां ए वेक्टर की टेल है और जहां उसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे परपेंडिकुलर कट ऑफ करता है, उसको आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या ए एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह बी बेसिकली आपका यहां से स्टार्ट हो रहा है हॉरिजॉन्टल के क्रॉस और यहां तक जा रहा है। सो ये वाला पोर्शन जो है वो क्या कहलाएगा? बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, या आप इसको जो है वो बी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। सेम अब अगर आप रिजल्टेंट की बात करें तो रिजल्टेंट वेक्टर की टेल यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ऑलमोस्ट यहाँ तक जा रही है। क्लियर? सो ये वाला जो टोटल पोर्शन है ये वाला, ये किसके इक्वल होगा? ये बेसिकली आपके रिजल्टेंट वेक्टर के एक्स कंपोनेंट के इक्वल होगा। इनको आप अपनी मर्जी से नाम कोई भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप बुक वाले नाम देंगे तो उसमें ये होगा कि जो आपका पेपर चेकर है वो बुक के अकॉर्डिंग टू चेक करते हैं, तो ज़रा उसके लिए आसानी होगी। लेकिन आप इनको कोई भी आर्बिट्ररी नाम अपनी मर्जी से दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, तमाम वेक्टर्स ए, बी और आर तीनों की टिप से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एक्स एक्सिस के ऊपर। ये काम किस लिए करते हैं? ये काम हम वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कैलकुलेट करने के लिए या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप ये है सिंपल, जैसे आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में किया था कि आपने तमाम वेक्टर्स की टिप से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है वाई एक्सिस के ऊपर। इससे होगा क्या? इससे आपके पास इन वेक्टर्स के वर्टिकल कंपोनेंट्स आ सकेंगे। सो ए वेक्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ऑलमोस्ट वर्टिकल के क्रॉस यहाँ तक जा रहा है। सो दिस विल बी योर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर।
लाइकवाइज आपका बी वेक्टर जो है उसकी टेल ऑलमोस्ट यहाँ है पी पॉइंट पे और ये जा रही है अप टू क्यू पॉइंट। सो पी से क्यू का जो डिस्टेंस होगा उसको आप क्या कहेंगे, बी का वर्टिकल कंपोनेंट। लाइकवाइज आपका आर जो है वो ओ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, क्यू तक। सो ओ से क्यू का जो टोटल डिस्टेंस है वो बेसिकली आपके वर्टिकल कंपोनेंट आर वाई के इक्वल होगा। डायग्राम क्लियर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं जी। अगर आप डायग्राम पे गौर करें तो आप लोग सिंपली ये बता सकते हैं कि जो आपका ओ से लेके टी तक का, ओ से टी तक का लाइन सेगमेंट है, क्या इसको आप ओ एस या एस टी इन दोनों के सम के इक्वल लिख सकते हैं? क्योंकि देखिए ओ से टी का जो लाइन सेगमेंट टोटल है बेसिकली ओ एस और ओ टी, ओ एस और एस टी, क्या इसके दो पार्ट्स हैं? सिंपल आप डायग्राम को देखते हुए ये लिख सकते हैं कि ओ टी जो लाइन सेगमेंट है वो बेसिकली ओ से लेके एस तक और एस से लेके टी तक के डिस्टेंस के इक्वल है। इन दोनों के सम के इक्वल लिखा जा सकता है। इसी तरह आप डायग्राम को अगर गौर से देखें तो ओ टी लाइन सेगमेंट जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, क्या आपका ओ टी लाइन सेगमेंट आपके आर एक्स या रिजल्टेंट वेक्टर के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? लाइकवाइज ओ एस लाइन सेगमेंट, ये ओ से लेके एस तक का लाइन सेगमेंट, क्या ये ए वेक्टर के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या ए एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? यू कैन से कि ओ एस लाइन सेगमेंट जो है वो ए एक्स के इक्वल है। लाइकवाइज आप एस टी लाइन सेगमेंट जो है ये बेसिकली बी के वर्टिकल कंपोनेंट बी एक्स के इक्वल है। एस टी इक्वल आ जाएगा बी की के, अगर आप बी इन सब की वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करें तो यू विल गेट इक्वेशन आर एक्स, ओ टी की जगह आर एक्स आ गया, ओ एस की जगह ए एक्स आ गया और एस टी की जगह क्या, बी एक्स आ गया। ये इक्वेशन आपको क्या शो कर रही है? ये इक्वेशन हमें शो कर रही है कि जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो बेसिकली ए एक्स यानी ए वेक्टर के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और बी एक्स बी वेक्टर के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के सम के इक्वल है। यहाँ से आपके पास पहली इक्वेशन आएगी कि आर एक्स जो है वो इक्वल है ए एक्स प्लस बी एक्स के। इसी तरह आपने सेम यही चीज़ जो है वो परफॉर्म करनी है किसके लिए, वाई कंपोनेंट के लिए। अगर आप गौर करें आपके पास ओ से लेके क्यू तक का डिस्टेंस, ओ से लेके क्यू तक का डिस्टेंस कैन बी रिटन एज ओ पी, ये वाला लाइन सेगमेंट प्लस ये वाला लाइन सेगमेंट, क्या इन दोनों के सम के इक्वल लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। ओ क्यू के अगर आप दो पार्ट्स करें तो आपके पास दो पार्ट आ रहे हैं ओ पी और पी क्यू। इस चीज़ को यूज़ करते हुए आप लिख सकते हैं कि जी ओ क्यू इक्वल है ओ पी प्लस पी क्यू के। क्लियर है? डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखें तो ओ पी लाइन सेगमेंट, क्या ये आपके ए वेक्टर के वर्टिकल कंपोनेंट के इक्वल है? यू कैन से कि ओ क्यू जो है, ओ पी जो है वो आपके ए वेक्टर के वर्टिकल कंपोनेंट के इक्वल है। लाइकवाइज पी क्यू आपके बी के वर्टिकल कंपोनेंट के इक्वल है और ओ क्यू जो कि टोटल लाइन सेगमेंट था यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये आपके रिजल्टेंट वेक्टर के वर्टिकल कंपोनेंट के इक्वल है। अगर आप वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करें तो आपके पास एक फाइनल इक्वेशन आ सकेगी आर वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई, जो कि आपको ये शो कर रही है कि आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट है वो बेसिकली दोनों वेक्टर के वर्टिकल कंपोनेंट के सम के इक्वल है। हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं। एक ये है जी के आर एक्स जो है वो आपका इक्वल है ए एक्स प्लस बी एक्स के। लाइकवाइज आपका आर वाई जो है वो इक्वल है ए वाई प्लस बी वाई के। इन दोनों को यूज़ करते हुए ही आप वेक्टर्स को ऐड करेंगे। अगर आप सिर्फ आर वेक्टर को कंसीडर करें तो आपने अगर वेक्टर की टिप के से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल पे तो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर का। इसी तरह आर की आप टिप से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस के ऊपर तो आपके पास आर का वर्टिकल कंपोनेंट या आर वाई आ सकेगा। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वाले टॉपिक में आपने देखा था कि आप किसी भी वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसा कि आर को आप लिख सकते हैं आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप उस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में। क्लियर? इक्वेशन नंबर 1 और 2 जैसा कि आप पीछे निकाल चुके हैं। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास क्या कहती है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिजल्टेंट वेक्टर का आर एक्स बेसिकली इक्वल है दोनों वेक्टर्स के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स के सम के, और इसी तरह रिजल्टेंट वेक्टर का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट्स के सम के इक्वल है। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 का रिजल्ट इस इक्वेशन में पुट करें तो यू विल गेट द इक्वेशन आर वेक्टर बेसिकली इक्वल आएगा ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप और ए वाई प्लस बी वाई जे कैप के।
हमारा मकसद था वेक्टर्स को ऐड करना उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को यूज करके। सो इस इक्वेशन के अंदर आपके पास यही हो रहा है, आर वेक्टर आपको दोनों का वेक्टर्स का सम या रिजल्टेंट शो कर रहा है और ये बेसिकली इक्वल किसके है। सो आपने रिजल्टेंट वेक्टर कैलकुलेट कर लिया है क्या क्या यूज करके। हमने ए और बी वेक्टर को यूज नहीं किया बल्कि आपने ए और बी वेक्टर के कंपोनेंट्स को यूज करके रिजल्टेंट वेक्टर कैलकुलेट कर लिया जो कि आपका एक्चुअल क्वेश्चन था। क्लियर है। सो आर कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, कुछ इस तरह। अब दो चीजें मजीद रह गई हैं, चूंकि आपने रिजल्टेंट एक आर एक वेक्टर है, सो इसकी मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करनी है और इसकी डायरेक्शन वो आप पीछे भी कर चुके हैं, तकरीबन टॉपिक ऑलमोस्ट सेम ही है। इसकी मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट की जा सकती है, जब आपने वेक्टर निकाल लिया तो मैग्नीट्यूड निकालना इंतहाई आसान है। आर वेक्टर आपके पास क्या है जी, ए आर इज इक्वल है आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप के। सो आपके पास बाय फॉर्मूला आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर ले और जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर ले और स्क्वायर रूट ले, पीछे हम एक्सप्लेन कर चुके हैं इसको। तो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ सकेगी, लेकिन चूंकि मैग्नीट्यूड आ रही है इसके कंपोनेंट्स की फॉर्म में, हमारा मकसद है इसकी मैग्नीट्यूड निकालना यूजिंग इसके सब और छोटे वेक्टर्स या जिनको ऐड करके आपने ये वेक्टर निकाला। तो सिंपल आपने उसी तरह इक्वेशन नंबर 1 और 2 की हेल्प लेनी है, आर एक्स और आर वाई की वैल्यू पुट करनी है। सो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो है वो आ सकेगी कुछ इस तरह। सो रिजल्टेंट वेक्टर क्या था, जो दोनों वेक्टर का सम है। रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास कैसे आया, दोनों वेक्टर्स के कंपोनेंट को यूज करके, और आर की मैग्नीट्यूड भी आपके पास इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग टू किस तरह आ चुकी है, दोनों वेक्टर्स के कंपोनेंट्स को यूज करके। सो नेक्स्ट थिंग आपके पास जो रह चुकी है वो है रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल। रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल कैसे कैलकुलेट करना है, सेम आपके पास वेक्टर है जैसे पहले करते थे कि आपने टेंजेंट इनवर्स लेना है, सारा पीछे डिस्कस हो चुका है। थीटा किसके को लाएगा, टेंजेंट इनवर्स वर्टिकल कंपोनेंट ओवर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। सेम पिछले टॉपिक की तरह आपने आर वाई और आर एक्स की वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 और 2 से पुट करनी है। सो यहाँ आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है स्टेप नंबर 5 के साथ, लेकिन इसके अंदर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो कि खास तौर पे एमडी कैट और ई कैट के स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन मोस्टली टीचर जो हैं वो उसको स्किप आउट कर देते हैं। अगर आपको बोर्ड में क्वेश्चन आए तो आपने इसको यहाँ तक अटैम्प्ट करना है, जो आगे वाली एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ समझने की हद तक है, उसको आपको अटैम्प्ट करने की बोर्ड में ज़रूरत नहीं है। सो देखते हैं, देखें रिजल्टेंट वेक्टर को आप, अगर आपके पास एक या एक से ज़्यादा वेक्टर हैं तो आप सिंपल इन्हीं मेथड को फॉलो करके उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है क्या, चूंकि आपके पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में टोटल 4 पार्ट्स बनते हैं और चारों को आप क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम के क्वाड्रेंट्स कहते हैं। क्वाड्रेंट्स ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। सो इट मीन्स कि ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये आपका सेकंड होगा, इसी तरह ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो सकेगा और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो सकेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखने वाली है, देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स की पॉजिटिव साइड आ रही है और वाई की भी पॉजिटिव साइड आ रही है। इट मीन्स कि आर एक्स या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी आपका पॉजिटिव होगा और वर्टिकल कंपोनेंट भी पॉजिटिव होगा। आप रिजल्टेंट वेक्टर कैलकुलेट करते हैं, आपके आर एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव आती है। लेट से आर एक्स आपका आर वेक्टर आता है +2i एंड +3 जे कैप। आई का कोफिशिएंट भी पॉजिटिव है और जे का कोफिशिएंट भी पॉजिटिव है। इट मींस आपका रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ लाई कर रहा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। ऑन दी अदर हैंड अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में गौर करें तो सेकंड क्वाड्रेंट कुछ ये वाला पोर्शन है, इसके अंदर आर की कौन सी साइड आ रही है, नेगेटिव, वाई की कौन सी साइड आ रही है, पॉजिटिव। इट मींस आपका आर एक्स जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नेगेटिव होगा और वर्टिकल कंपोनेंट आपका पॉजिटिव होगा। और इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह की है कि आप अगर आर वेक्टर को कैलकुलेट करते हैं वो कुछ इस तरह का आता है -2i + का 3j। इट मींस आई का कोफिशिएंट नेगेटिव है और वाई का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। सो लाइकवाइज थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर चूंकि एक्स की भी नेगेटिव साइड आ रही है और वाई की भी नेगेटिव साइड आ रही है, इट मींस आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी नेगेटिव होगा और वर्टिकल कंपोनेंट भी नेगेटिव होगा। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह है कि रिजल्टेंट वेक्टर अगर आप कैलकुलेट करते हैं न्यूमेरिकल के अंदर तो वो आता है -2i एंड -3j। आई का कोफिशिएंट भी नेगेटिव एंड वाई का कोफिशिएंट भी नेगेटिव। इट मींस वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। एमसीक्यूज भी आ सकता है आपको ये वाला। फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर आप बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपके एक्स की पॉजिटिव साइड आ रही है जबकि वाई की नेगेटिव साइड आ रही है। सो आर एक्स या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका पॉजिटिव होगा और वाई कंपोनेंट या वर्टिकल कंपोनेंट आपका नेगेटिव होगा। सो ये सिंपल सी चीज़ें हैं जो कि आपको
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट्स की मदद से क्वाड्रेंट जज करने में मदद देगी। अगर आपके कंपोनेंट्स के साइन देख के आप ये जज कर सकते हैं कि आपका वेक्टर एक्चुअली किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सो आगे थोड़ी सी बात है एंगल निकालने की। एंगल होता क्या उसको देखते हैं। ये सिर्फ न्यूमेरिकल बेस्ड डाटा के लिए है या एमसीक्यू बेस्ड डाटा के लिए है, ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन में अटेम्प्ट नहीं करना। फर्ज करें आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो है वो कैलकुलेट किए या आपने रिजल्टेंट वेक्टर आर कैलकुलेट किया और उसके दोनों कंपोनेंट आ गए पॉजिटिव। सो इट मीन्स कि आपका वेक्टर कुछ इस तरह कहाँ लाई कर रहा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। जो आप एंगल इस फॉर्मूले की मदद से कैलकुलेट करेंगे, फाई का नाम इसलिए रखा है क्योंकि सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपको एक्चुअल एंगल निकालने के थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। सो दैट्स वाई हमने इसका थोड़ा सा नाम चेंज करके थीटा की जगह फाई कर दिया। लेट्स से कि आप एंगल जो है वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, तो चूंकि आपका वेक्टर जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सो जो आपका एंगल आएगा वही आपका एक्चुअल एंगल होगा जो कि हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के साथ होगा। अब इस चीज़ का क्या मतलब है, जब नेक्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं तब आपको क्लियर हो सकेगा। आपने रिजल्टेंट वेक्टर कैलकुलेट किया, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या आई का कोफिशिएंट नेगेटिव आ गया, जबकि वाई का कोफिशिएंट क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। सो वो लाई कर रहा होगा सेकंड क्वाड्रेंट में कुछ इस तरह। क्लियर। सो जब आप इस फॉर्मूले की मदद से एंगल कैलकुलेट करेंगे तो एंगल बेसिकली आपके पास वो आता है जो वो बना रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ। अगर आपको स्टार्ट का थोड़ा सा याद है तो हम किसी भी चीज़ का एंगल, या मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए ज़रा आसान होगा कि जब आप किसी भी चीज़ का या किसी भी वेक्टर का एंगल कैलकुलेट करते हैं तो एंगल, स्टैंडर्ड एंगल हमेशा कहाँ से कैलकुलेट किया जाता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। क्लियर है। सो आप अगर इस फॉर्मूले से एंगल कैलकुलेट करेंगे तो वो बेसिकली ये वाला आएगा। क्लियर। अब अगर हमने स्टैंडर्ड एंगल कैलकुलेट करना है तो सब लोग जानते हैं कि सेमी सर्कल में या यहाँ से लेके टोटल एक्स एक्सिस के दरमियान टोटल एंगल कितना होता है जी आपके पास, 180 डिग्री, कुछ ये वाला। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से और नेगेटिव एक्स एक्सिस के दरमियान टोटल एंगल जो है वो क्या होता है, 180। इतना आपके पास फाई है तो बाकी पोर्शन कितना रह जाएगा। अगर आप टोटल में से ये वाला पोर्शन माइनस कर दे, यानी 180 में से अगर आप सिर्फ ये वाला पोर्शन माइनस करेंगे तो आपके पास रिमेनिंग एंगल आ सकेगा जो कि स्टैंडर्ड एंगल होगा और जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो रहा होगा। सो अगर आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन के अंदर अगर आपका एंगल कैलकुलेट आप करते हैं तो वो एंगल आपने जब स्टैंडर्ड एंगल कैलकुलेट करना है तो ऑलवेज उस एंगल को 180 में से माइनस करना पड़ेगा। लाइकवाइज अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में जाएं, आपने रिजल्टेंट वेक्टर कैलकुलेट किया और उसके दोनों के दोनों कंपोनेंट्स नेगेटिव आ गए, इट मींस आपका वेक्टर लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। सो जब आप एंगल कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास कुछ ये वाला आ सकेगा। इस फॉर्मूले से एंगल कैलकुलेट जो करेंगे वो कुछ ये वाला आएगा, क्योंकि हमने हमेशा हर चीज़ का एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कैलकुलेट करना होता है। सो पीछे भी आप सेकंड क्वाड्रेंट में देख सके, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल एंगल क्या है, 180। सो इस वेक्टर का जब आप हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस से एंगल कैलकुलेट करेंगे तो आप यहाँ तक एंगल है आपका हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस से 180, ये वाला है फाई। तो स्टैंडर्ड एंगल आपका यहाँ से लेके टोटल यहाँ तक कितना हो सकेगा, 180 के अंदर सिंपल आप वो वाला एंगल जो आपका आया है वो ऐड कर दें तो आपका जो फाइनल एंगल आएगा थीटा, वो बेसिकली पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो रहा होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो रहा होगा और टोटल आपके वेक्टर के इक्वल होगा, वेक्टर के एंगल के इक्वल होगा। क्लियर। सो लास्ट आपके पास क्वाड्रेंट रह गया है जी फोर्थ वाला। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कुछ इस तरह है, जब आप एंगल इससे कैलकुलेट करेंगे लाइकवाइज पीछे वाले क्वाड्रेंट की तरह तो वो एंगल आपका कुछ ये वाला आएगा। सो आपने एंगल कैलकुलेट करना है कौन सा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। सो एक सर्कल के अंदर टोटल एंगल कितना होता है, 360। सो टोटल 360 यहाँ से लेके ये टोटल सर्कल के अंदर एंगल है जी 360। 360 में से आप अगर ये वाला माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग जो आपके पास एंगल रहेगा वो कौन सा होगा, वो एंगल होगा जो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक आ रहा है। क्लियर है। सो ये स्टैंडर्ड एंगल कैलकुलेट करने का मेथड है। अगर आपके पास कोई भी एंगल अगर आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा हो तो हम उसका स्टैंडर्ड एंगल हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस से इस फॉर्मूले की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एफएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जिन्होंने बोर्ड का एग्जाम देना है, लेकिन एम कैट या ई कैट जिन्होंने इंजीनियरिंग या मेडिकल का एंट्री टेस्ट देना उनके लिए इम्पोर्टेंट है। और ये वाला टॉपिक बोर्ड वालों के लिए सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज बेस्ड है, यहाँ से एमसीक्यूज आपको आ सकता है। सो ये थी आपकी वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। आज हमने कवर किया है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स।
ये लेक्चर्स आपको सैयद एकेडमी की तरफ से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बेसिकली फ़िज़िक्स एक 90 डे चैलेंज है आपके लिए। वो तमाम स्टूडेंट्स जो 90 दिन में अपनी फ़िज़िक्स कवर करना चाहते हैं वो डेली इस लेक्चर्स को सुने, समझें, और इंशाल्लाह हर चैप्टर के एंड पे आपका एक ग्रैंड टेस्ट ऑनलाइन लिया जाएगा। उसके लिए अपने आप को तैयार करें। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो काइंडली इनको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स को ये चैनल का लिंक दें ताकि वो इन लेक्चर से फ़ायदा हासिल कर सके। लेक्चर्स उर्दू और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं, सो अपनी आसानी के लिए आप दोनों में देख सकते हैं। अगर आपको उर्दू में इजी लगते हैं तो उर्दू में, अदरवाइज़ इंग्लिश में। जस्ट गो टू चैनल और प्लेलिस्ट उर्दू वाली या इंग्लिश वाली सब्सक्राइब करें। आपके पास सारे लेक्चर जो हैं वो एक सीक्वेंस में आ सकेंगे। अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।